हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मौर्य साइंस गुरुकुल में। तो देखिए, कल हमने बात कर ली थी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अभी हम आज बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, यानी कि जिनको हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं हिंदी में, इनको लिखा कैसे जाता है। तो जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं एक्चुअली में उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है, उसके बाद एरो, और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है। जो भी स्पीशीज यहाँ, मतलब जो भी कंपाउंड्स यहाँ पर आपस में रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और उनके रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलता है। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, अगर जिंक को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। तो जिंक और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन इस तरीके से लिखेंगे तो जिंक Zn होता है और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाएंगे ZnO, जो कि जिंक ऑक्साइड है। और ये जो फॉर्मूला आता है ये शायद आप लोगों ने सीखा है 9th क्लास में, किस तरीके से हम इस फॉर्मूला को बनाते हैं। इसके बाद में किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो केमिकल इक्वेशंस हैं वहाँ एक और एग्जांपल जैसे मैंने लिया है, जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है। अगर हम वर्ड इक्वेशन लिखें तो जो हमारी ये है, ये वर्ड इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जब कभी भी हम रिएक्शन केमिकली लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वहाँ पर हम सिंबल्स यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, और जो ऑक्सीजन है, इस मतलब गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि जब भी बर्निंग होती है तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर हम O2 लिखेंगे, जो ऑक्सीजन गैस को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बनाना सीखा ही होगा, कि वैलेंसी से हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसकी वैलेंसी +2 होती है, और जो ऑक्सीजन है ये इसकी जो पावर, या फिर हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैग्नीशियम डोनेट करता है और जो ऑक्सीजन है वो इसको एक्सेप्ट करता है। तो जो भी इसकी वैलेंसी होगी उसको हम इसके साथ लिखते हैं, और जो भी इसकी वैलेंसी होती है उसको हम इसके साथ लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा हमारा Mg2O2। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही नंबर 2 है, तो हम 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, और तो हमारा ये क्या आ जाएगा, MgO। इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है। तो हम इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो मैंने हिंदी के लिए दूसरी रिएक्शन ली हुई है, जो कि आपकी सेकेंड एक्टिविटी थी एनसीईआरटी की बुक की, कि जिंक की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। अब सांद्र और तनु आप लोग जानते होंगे कि सांद्र अम्ल, जो सांद्र का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको गाढ़ा अम्ल। और जो तनु होता है, इसका मतलब अगर हम उसमें डिस्टिल वाटर मिलाकर उसको, उसकी सांद्रता को कम कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। उसको अगर हम जिंक के साथ में उसकी रिएक्शन कराते हैं, जैसा बोलते हैं जिंक को हिंदी में, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे अभिकारक, और यहाँ पर जो बन रहा है हमारा, एक जिंक सल्फेट बन रहा है, दूसरा हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जो हाइड्रोजन गैस है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे उत्पाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हिंदी में ये क्या हो गई, वर्ड इक्वेशन हो गई, और ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ आता है कि हम बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशंस को। अगर हमने केमिकल इक्वेशंस देख ली हैं तो हम उनको बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनका मास हमेशा, जो भी प्रोडक्ट हमारे प्रोड्यूस होते हैं उनके मास के इक्वल होता है। यानी कि जो भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का कोई लॉस नहीं होता है। जितना भी हम रिएक्टेंट्स का मास लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट का मास मिलना चाहिए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे तो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान हम कह सकते हैं। इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स।
यानी कि जो भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हैं उनका टोटल मास जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे उनके मास के इक्वल होगा। यानी कि हिंदी में अभिकारकों के तत्वों का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पादों के तत्वों का कुल द्रव्यमान। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में भी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखा था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दो ही एलिमेंट्स हैं। तो हम एक टैबुलर फॉर्म में हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए टैबुलर फॉर्म में हम एक तरफ लिख लेंगे एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में और उनके कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो देखिए दो ही एलिमेंट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर मैग्नीशियम का नंबर 1 है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का नंबर 1 है। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, O2 मतलब 2 एटम और एक O यानी कि सिंगल एटम होगा। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सिर्फ 1 है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ मैग्नीशियम के नंबर तो इक्वल है, लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन के इक्वल करने हैं प्रोडक्ट के बराबर, तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दें, मतलब जैसे हम यहाँ पर अभी मैंने जैसे बताया था कि हम जैसे फॉर्मूला बनाते थे तो हम एक्सचेंज करते थे मैग्नीशियम, मतलब वैलेंसी का एक्सचेंज करते थे और फाइनली हम अपना फॉर्मूला बनाते थे। इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर दें कि जितने नंबर यहाँ है उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दें, जितने नंबर यहाँ है उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दें। तो जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स आएंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में वो कितने आ जाएंगे। देखिए अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई 2 का नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कर दिया, तो हम मल्टीप्लाई कभी सिर्फ 2 के साथ नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इससे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जो भी प्रोडक्ट है। क्योंकि MgO2 तो कभी बनाता ही नहीं है, दोनों की वैलेंसी से भी हमने फॉर्मूला निकाल कर बताया है कि MgO2 तो बनेगा ही नहीं, MgO ही बनेगा। तो हमको हमेशा आगे की तरफ नंबर लिखना होगा। अगर हमें O को 2 करना है तो हमें आगे ही 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2 एरो 2MgO हो जाएगा। तो अभी तो देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर देखेंगे तो अब Mg का नंबर 2 हो गया। अगर Mg का नंबर 2 हो गया है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही Mg है, तो अभी ये पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है। अगर हमें इसको फुली बैलेंस करना है तो दोबारा से हम एक और टेबल बनाते हैं, फिर लिखते हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो Mg अब कितना है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट में 2 हो गया है। ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल हो गए हैं, यानी कि ऑक्सीजन का नंबर तो हमने इक्वल कर लिया। अगर हमें मैग्नीशियम का नंबर भी इक्वल करना है तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन बनेगी वो क्या हो जाएगी, हमें अब इस बार क्या करना है, रिएक्टेंट्स की तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना है मैग्नीशियम में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अब देखिए यहाँ पर 2Mg है, यहाँ भी 2Mg है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी क्योंकि आगे 2 लगा है तो ऑक्सीजन 2 ही है। इस तरीके से जो हमारी, तो इस तरीके से हमें एक फुली बैलेंस इक्वेशन मिल जाती है। तो हम इस इक्वेशन को फुली बैलेंस कहेंगे। अब इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने सेकंड जो एग्जाम्पल लिया है इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमने जिंक यानी कि जस्ता लिया है, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने वाले हैं। तो एरो के साथ में हम लिखेंगे, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही थी। इसकी रिएक्शन हम इस तरीके से लिखेंगे, जिंक Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो जाएगी। हमें इसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ देखें तो अगर वो भी आसान है, लेकिन हम यहाँ पर इसको इजी वे में, अगर कोई यहाँ डायरेक्टली काउंट नहीं कर पाता है तो वहाँ इस तरीके से कर सकता है। यहाँ एलिमेंट्स मतलब तत्व, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या यानी एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम्स प्रेजेंट इन द
नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हमने वही लिखे हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर नंबर कितना है जिंक का रिएक्टेंट्स में, यानी कि अभिकारकों में 1 है तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ हमारा प्रोडक्ट में कितना है, 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 है, H2 है तो हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में, तो ये भी 2 हो गया। अब देखिए सल्फर यहाँ कितना है, 1, तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर भी SO4 है, सल्फर 1 ही है तो हम 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन O4 है, यानी कि 4 ऑक्सीजन एटम्स है तो यहाँ 4, यहाँ भी SO4 यानी कि 4। इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, अगर हम आयरन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो Fe3O4 बनता है। Fe3O4 जिसको कि हम रस्ट भी कहते हैं। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है, इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, हम यहाँ डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो देखिए यहाँ आयरन 1 मॉल एटम है और यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर इसको लिखकर एलिमेंट्स लिखेंगे एक तरफ, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स लिखेंगे, तो यहाँ पर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं। अब हम इनके एटम्स का नंबर लिखेंगे, तो आयरन रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट में यहाँ पर देखिए जो आयरन का नंबर है वो 3 है। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में नंबर 2 है और प्रोडक्ट में इसका नंबर यहाँ भी हाइड्रोजन का नंबर 2 ही है। ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इजीली बैलेंस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स आयरन के 3 हैं और यहाँ 1 है, तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई हम इस तरफ कर देते हैं। तो देखिए जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी उसमें हमें क्या करना है, आयरन के साथ 3 का मल्टीप्लाई करना है और ऑक्सीजन के साथ 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ हमें पूरे H2O के साथ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + H2। अभी तक हमने प्रोडक्ट की तरफ किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये क्या है हमारी, अभी हमारे आयरन का नंबर इक्वल हो गया है और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4 × 2 यानी कि 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन अब सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये भी पार्शियली बैलेंस है, यानी कि आंशिक संतुलित है। तो हमें दोबारा से सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम यहाँ लिखेंगे, नंबर यहाँ 3 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 8 है और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नई इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 प्लस यहाँ 4H2 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस के भी मॉलिक्यूल अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ अब नंबर ऑफ एटम्स आयरन के 3 हैं, यहाँ भी आयरन के 3 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 8 हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 हैं। इस तरीके से ये अब कंप्लीटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि हम पूर्ण संतुलित समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करते हैं। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल तरीके से समझाने के लिए है, जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाते हैं, यहीं से काउंटिंग शुरू करके आप यहाँ बैलेंसिंग करके नंबर हमेशा आगे लगाए जाते हैं, कभी मोल का फॉर्मूला चेंज नहीं किया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें। आपके बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।